सभी मित्रों का जीएन सिंह आईएएस एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि कल मैंने एक वीडियो टीजीटी स्पेशल पर डाला और दूसरा वीडियो राजनीति विज्ञान आईएएस पीसीएस हायर एजुकेशन पीजीटी और यूजीसी पर डाला। उसमें हमने कुछ पढ़ाया नहीं, केवल फ्रेमिंग किया और किताब का नाम बताया। कुछ तकनीकी समस्या होने के कारण हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। वैसे मेरा बैच लगभग 25-26 से लाइव क्लासेस में प्रारंभ हो जाएगा और तमाम छात्रों ने एडमिशन भी ले लिया है। तमाम लोग पूछते रहते हैं सर कैसे एडमिशन लें, तो आप ये जानिए कि 94-15-644-402 मोबाइल नंबर पर आप गूगल पेमेंट कर सकते हैं और साथ साथ हमारे ऐप में SBI गोविंदपुर का अकाउंट नंबर है, उसमें भी आप जमा कर सकते हैं। अगर आप आस पड़ोस के हैं तो आप सीधा भी संपर्क कर सकते हैं। आज मैं फाउंडेशन जीएस सेकंड पेपर की थोड़ी चर्चा करूंगा। यह पेपर यूपीएससी और यूपीपीसीएस या अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं में सेकंड पेपर के रूप में जाना जाता है। वैसे फाउंडेशन जीएस का अर्थ होता है कि जिसमें प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार की परीक्षा तक का विवरण उपलब्ध हो। यह ना तो अकेले प्री है, ना ही अकेले मुख्य परीक्षा है और ना ही अकेले निबंध और साक्षात्कार है। इसमें उसका व्यापक वर्णन है। प्री के क्वेश्चन कैसे होंगे वो भी इसी में मिलेगा, मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन कैसे होंगे वो भी इसी में मिलेगा। क्योंकि आज के दौर में जीएस में जो मुख्य परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं उसे अलग से पढ़ाना संभव नहीं है और कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करके परीक्षा में फंसाना भी संभव नहीं है। इसलिए अगर उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने है तो जैसे जैसे प्रश्न का स्वरूप बदल रहा है आप अपने उत्तर के स्वरूप को भी बदल सकते हैं। हो सकता है कि हम पिछले आए हुए प्रश्न को हल कर दें, उसकी फ्रेमिंग बता दें, लेकिन अगले क्वेश्चन का स्वरूप कैसा होगा इसे तय कर पाना न केवल मेरे लिए मुश्किल है अपितु भारतवर्ष के सभी अध्यापक के लिए मुश्किल है, झूठा दावा चाहे जो करें। इसलिए अगर हम आपको 250 शब्द, 150 शब्द और 100 शब्द में लिखवा देते हैं और आपका ज्ञान वहीं तक सीमित रह जाता है, तो अगर प्रश्न घूम जाता है, बदल जाता है, तो उसके बारे में आप डिटेल वर्णन नहीं कर पाएंगे। तमाम लोग ये दावा करते हैं कि हम बड़ी मॉडर्निटी में पढ़ाते हैं, हम इसको करंट से जोड़ देते हैं, लेकिन करंट में स्थायित्व तो नहीं होता। हो सकता है कि आप 2 साल बाद परीक्षा दें तो जो करंट उन्होंने जोड़ा है वो करंट फेल हो गया। इसलिए टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपके सामने है और मौजूदा हालत में वो करंट से जुड़ गया है तो आगे चल कर के उसको काट कर जैसी परिस्थिति होगी अपने अनुसार आप जोड़ सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो 4 किताबें रखी गई हैं। इसमें पहले नंबर पर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। कभी कभी लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि सर पॉलिटी ही कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ही पॉलिटी है, लेकिन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में भी थोड़ा अंतर है। इसको कहते हैं राज व्यवस्था और इसको कहते हैं संविधान। और मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ कि संविधान कोई विषय नहीं है,
बल्कि एक विशेष प्रकार का विधान है जो कि राज्य के लिए है, सरकार के लिए है, और सरकार इसी संविधान के अंतर्गत कार्य करते हुए हम पर शासन करती है, हमारे लिए कानून बनाती है। ये बात दूसरी है कि सरकार जो हम पर हमारे लिए नीतियाँ बनाती है या हमारे लिए कानून बनाती है, अगर वो संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध हैं तो न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर देता है। हमारी जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, तीनों संविधान रूपी खूंटे से बंधी हुई है और तीनों संविधान के अंतर्गत कार्य करते हुए हम पर शासन करती है या हमारी रक्षा करती है। राज्य व्यवस्था का अर्थ है राज्य की व्यवस्था। अभी मैंने कहा कि ये जो संविधान है ये राज्य के लिए है या सरकार के लिए है। राज्य कैसे आचरण करेगा, राज्य कैसे व्यवहार करेगा, राज्य कैसे काम करेगा, उसके संबंध में इसमें बातें कही गई हैं। लेकिन जो पॉलिटी है, ये पॉलिटी का अर्थ है राज व्यवस्था। यह एक व्यापक अवधारणा है। अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सबसेट ऑफ पॉलिटी, यानी ये भी पॉलिटी के अंतर्गत आ जाता है। इसीलिए जब यूपीएससी का सिलेबस लिखा जाता है तो उसमें पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का उल्लेख किया जाता है। अब राज्य व्यवस्था का मतलब राज्य की व्यवस्था। अब राज्य की व्यवस्था का वर्णन है इसमें। अब राज्य की व्यवस्था क्या है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका भी राज्य की व्यवस्था है। निर्वाचन आयोग भी राज्य की व्यवस्था है। लोक सेवा आयोग भी राज्य की एक व्यवस्था है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी राज्य की एक व्यवस्था है। गवर्नमेंट बनती है वो भी राज्य की एक व्यवस्था है। तो वास्तव में संविधान में जो टॉपिक लिखे गए हैं वो राज्य की एक व्यवस्था के रूप में लिखे गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो राज्य की व्यवस्था है ये कैसे काम करेगी, ये जो राज्य की व्यवस्था है ये कैसे बनेगी। तो स्वाभाविक है कि राज्य की व्यवस्था बनेगी तो किसी नियम कानून के अंतर्गत बनेगी, किसी विधान संविधान के अंतर्गत बनेगी, और राज्य की व्यवस्था जब कार्य करेगी तो वो भी उसके अंतर्गत कार्य करेगी। इसीलिए माना जाता है कि राज्य की व्यवस्था का संचालन जिसके आधार पर होता है उसी को संविधान कहते हैं। इसीलिए बहुत सारे मित्र जब पढ़ाते हैं और संविधान पढ़ाते हैं तो केवल अनुच्छेद का वर्णन करते हैं कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। वास्तव में वो राज्य व्यवस्था नहीं पढ़ाते, वो संविधान पढ़ाते हैं। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में दोनों रखा गया है और राज्य व्यवस्था एक व्यापक अवधारणा हो जाएगी। ये ठीक है कि मंत्रीगण किसके अंतर्गत शपथ लेंगे, लेकिन अगर परीक्षा में आ गया कि संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिमंडल के भूमिका की विवेचना करो, तो ये संविधान का प्रश्न नहीं है, ये राज्य व्यवस्था का प्रश्न है। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत बनेगा, निर्वाचन आयोग कैसे चुनाव कराएगा, हो सकता है कि संविधान में इसका वर्णन हो, लेकिन निर्वाचन आयोग के भूमिका की विवेचना करो ये संविधान का प्रश्न ही है, राज्य व्यवस्था का प्रश्न है। परीक्षा में सवाल आया कि संसदीय लोकतंत्र में क्या विधायिका का ह्रास हो गया है, तो ये संविधान में नहीं मिलेगा, ये राज्य व्यवस्था का प्रश्न है। हो सकता है कि संसद किस अनुच्छेद के तहत बनेगी, कितने सदन होंगे, किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेगा, अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत त्याग पत्र देगा, वो एक संविधान हो सकता है,
लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की वर्तमान भारत में भूमिका की विवेचना करो, ये उसका प्रश्न नहीं है। राज्यपाल कैसे बनेगा, कौन नियुक्ति करेगा, किसे त्याग पत्र देगा, यह संविधान का विषय है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि चतुर्थ लोकसभा चुनाव के बाद राज्यपाल की बदलती भूमिका की विवेचना करो, तो ये संविधान का प्रश्न ही है। इसीलिए जब पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया जाता है तो ये एक व्यापक अवधारणा हो जाती है, और इसके अंतर्गत आपको राजनीतिक दल, दबाव समूह, नौकरशाही जैसे तमाम विषयों को भी पढ़ना पड़ता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। इसलिए आपको यह जानना चाहिए कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर है। अब सवाल ये मिलता है कि इसके लिए कौन सी किताब आप पढ़ें। एक किताब आप पढ़ सकते हैं बृजकिशोर शर्मा। इन्होंने डी.डी. बसु की किताब को अपनी भाषा में लिख दिया है, जबकि डी.डी. बसु की किताब अंग्रेजी का हिंदी में रूपांतर है, जो कि इन्होंने किया है। इसलिए इन्होंने जब अपनी किताब लिख दिया तो किताब में कुछ सरलता हो गई। उसको पढ़कर आप राज व्यवस्था से में ज़्यादा लाभ नहीं उठा सकते, हाँ संविधान के में ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। और साथ साथ कुछ अनुच्छेदों के बारे में विशेष जानकारी रखने के लिए आपको एक वेयर एक्ट पढ़ना चाहिए। किसी भी सेंट्रल लॉ एजेंसी या सुमित प्रकाशन की किताब आप लेकर इसे पढ़ सकते हैं। जब आप लेटे हों, बैठे हों, आपकी इच्छा हो तो आप खोल लीजिए, किसी विशेष अनुच्छेद को देखिए, देख करके उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करिए। अगर आप ये चाहें कि उसी की भाषा को हम याद करें तो शायद आप फेल हो जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक सामान्य अध्ययन के रूप में पढ़ रहे हैं। इसलिए उसकी पूरी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा चूँकि राज व्यवस्था है, इसीलिए एक किताब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यसेम सईद की किताब है। आप इस यसेम सईद की किताब को विस्तृत और व्यापक रूप से पढ़ें। इसमें यहाँ तक लिखा रहेगा कि राष्ट्रपति की भूमिका, यहाँ तक लिखा रहेगा कि प्रधानमंत्रियों का एक विश्लेषण, यहाँ तक लिखा रहेगा निर्वाचन आयोग की भूमिका, राज्यपाल की भूमिका। इससे आपको मुख्य परीक्षा में लिखने में बड़ी मदद मिलेगी, आपको एक बड़ा कॉन्सेप्ट मिलेगा। इसलिए ये 3 किताब बृजकिशोर शर्मा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और वेयर एक्ट, यसेम सईद की किताब है ये, इसको आप पढ़ें और खूब पढ़ें, और साथ साथ जो पढ़ाया जा रहा है उस पर एक कॉन्सेप्ट बनाएं। और हर वर्ष जो इंडिया आती है उस इंडिया के पॉलिटी वाले पोर्शन को आप ले लें, खरीद लें और उसका व्यापक अध्ययन करें। इसके अलावा जो गवर्नेंस है ये भी इसी का हिस्सा है, लेकिन ये मुख्यतः लोक प्रशासन से संबंध रखता है और इस पर कोई किताब उपलब्ध नहीं है। आप चाहें तो मार्केट से गाइड खरीद सकते हैं। तमाम लोग अपने व्यापार के लिए कुछ लिख करके डाल दिए हैं मार्केट में। उदारीकरण का दौर है, मार्केटिंग कठिन है, उसको पहचानना कठिन है। इसलिए लोकतंत्र में गधे च्यवनप्राश खाते हैं, सभी अपना बेच लेते हैं। लेकिन आप समझिए कि कोई किताब उपलब्ध नहीं है।
और इसमें कुछ चैप्टर्स राज व्यवस्था के और कुछ लोक प्रशासन के रखे गए हैं, जैसे अर्ध न्यायिक निकाय, क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूट। अब इसके संबंध में राज व्यवस्था में भी ये सवाल मिल जाएगा, लोक प्रशासन में भी चैप्टर मिल जाएगा। ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। इसी तरह से इसमें सचिवालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, दबाव समूह की भूमिका, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत आदि प्रकार के टॉपिक रखे गए हैं। तो जो पढ़ाया जाता है, पीडीएफ दिया जाता है, उससे आप एक कॉन्सेप्ट बना लें और साथ साथ आप जो है वर्ड फोकस एक पत्रिका आती है उसका आप अध्ययन करें। योजना या कुरुक्षेत्र, इसका अध्ययन करें और साथ साथ दर्पण, क्रॉनिकल, दृष्टि, जो आपको पसंद आता हो, परमानेंट आप एक पत्रिका पढ़ें और साथ साथ आप एक फाइल बना लें, उसी के ऊपर आप पाठ्यक्रम चिपका लें। आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी मैटर आता है उसको आप काट करके फाइल में रख लें। धीरे धीरे उस चैप्टर पर आपको एक व्यापक सामग्री मिल जाएगी। फिर मुख्य परीक्षा में जो सवाल आए हुए हैं उसे आप देखिए, देखने के बाद उसी हिसाब से उसे हल करने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। और वही चीज़ सोशल जस्टिस में भी है। इसमें सामाजिक मुद्दे रखे गए हैं, ये सोशल इशू है। तमाम लोग यहाँ तक दावा कर देते हैं कि ये सोशियोलॉजी है, लेकिन गलत है। ये भी राजनीति शास्त्र का एक हिस्सा है, क्योंकि इसका नाम ही है सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। और लोक कल्याणकारी राज्य का विचार राजनीति शास्त्र का विषय है, समाज शास्त्र का विषय नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग इसको समाज शास्त्र मानकर पढ़ाते हैं, उसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि सोशल साइंस में अंतर विषयक उपागम के विकसित होने के कारण बहुत सारे टॉपिक हैं जो हर विषय में रखे गए हैं, लेकिन हर विषय के जो दृष्टिकोण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। गांधी की अहिंसा राजनीति शास्त्र में भी आती है और गांधी की अहिंसा दर्शन शास्त्र में भी आती है। लेकिन जब हम राजनीति शास्त्र में वही अहिंसा लिखते हैं और दर्शन शास्त्र में वही अहिंसा लिखते हैं, तो दोनों के दृष्टिकोण में अंतर होता है और उसी आधार पे तय किया जाता है कि क्या है। अब गवर्नेंस का शाब्दिक अर्थ ही है कि ऐसा शासन व प्रशासन जो व्यवहार में कार्य करते हुए दिखाई पड़े। आज गवर्नेंस के अंतर्गत इस बात की चर्चा होती है कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। इसका मतलब है कि अधिकतम शासन, न्यूनतम शासन या न्यूनतम सरकार, अधिकतम प्रबंधन। यानी जो मंत्रिमंडल का आकार है वो कम से कम होना चाहिए ताकि सरकार पर कम से कम खर्चे आएँ और सरकार अधिक से अधिक प्रबंधन के रूप में काम करे। मिनिमम गवर्नमेंट
एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अधिकतम यानी न्यूनतम शासन और न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन होना चाहिए। सरकार का आकार कम हो और उसकी कार्यप्रणाली ज़्यादा बेहतर हो। इसीलिए यहाँ पर एक सवाल भी पैदा होता है कि कह दिया जाता है कि जो गवर्नेंस है उसमें यह फंडा आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कम एंड मैनेजमेंट प्लस। इसका अर्थ है कि न्यूनतम शासन एंड अधिकतम प्रबंधन, कि सरकार एक प्रबंधक के रूप में कार्य करे, ना कि एक नौकरशाही के रूप में कार्य करे। इसीलिए ये गवर्नेंस बताता है कि नौकरशाही के आकार को कम किया जाए और अधिक से अधिक कार्य प्राइवेट संस्थाओं को सौंपे जाएं और गवर्नमेंट उन पर प्रबंध करे। इसीलिए जो ग्लोबलाइजेशन में प्राइवेटाइजेशन है वह भी एक तरीके से गवर्नेंस का एक हिस्सा है। अभी मैंने सामाजिक न्याय की बात किया, तो जो सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट है, तो सामाजिक न्याय लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है और सामाजिक न्याय का अर्थ ही है गरीब का हित। यानी सामाजिक न्याय का अर्थ है गरीब का हित। तो स्वाभाविक है कि इसमें जितने भी चैप्टर रखे जाएंगे सब गरीबों के हित को ध्यान में रखकर रखे जाएंगे। अब कभी कभी लोग इसे समाजशास्त्र का टॉपिक बता देते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे अपने मन से हर चीज़ लोग बना लेते हैं। अब गरीब का हित कौन करेगा? समाज करेगा कि राज्य करेगा? तो स्वाभाविक है कि राज्य करेगा, लोक कल्याणकारी राज्य करेगा। और राज्य राजनीति का विषय है, समाज का विषय नहीं है। इसीलिए इसमें जो भी टॉपिक हैं वो सब गरीब से संबंधित हैं। ये मानता है कि समाज एक श्रृंखला है और समाज रूपी श्रृंखला की जो कड़ी कमज़ोर है, इस कमज़ोर कड़ी को मजबूत बना दिया जाए। जब ये कड़ी मजबूत हो जाएगी तो ये समाज के साथ जुड़ जाएगी और पूरा समाज जब एकजुट हो जाएगा तो राष्ट्र की एकता अखंडता के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, सबका साथ सबके विकास के सपने को साकार कर लेगा। इसीलिए इसके अंतर्गत जो चैप्टर रखे गए हैं उसमें उनको भी रखा गया है जो तमाम प्रकार की सामाजिक संस्थाएं हैं जो गरीब का काम कल्याण करती हैं। लेकिन स्वाभाविक है कि गरीब का कल्याण वो अपने घर से नहीं करती। जब वो गरीब का कल्याण करती हैं तो उनके लिए भी भारत सरकार और राज्य सरकार तमाम प्रकार के पैसे देती है, योजनाएं देती हैं, उनके माध्यम से संचालित कराती है। जैसे मान लीजिए स्वयं सहायता समूह, ठीक है समाज में लोग मिलकर बनाते हैं, लेकिन राज्य के अंतर्गत बनाते हैं। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अति संवेदनशील वर्गों के कल्याण के लिए संचालित होने वाली योजनाएं, जैसे अनुसूचित जनजाति वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिला वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ये जो तमाम गरीब तबके के लोग हैं, विशेष रूप से वह जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत अशिक्षा, दरिद्रता, भूखमरी, बीमारी उन्मूलन,
स्वास्थ्य पर ध्यान देना और साथ साथ इसके अंतर्गत जो एमडीएम है वो भी अपने आप आ जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि गरीबों का हित करता है, लेकिन समाज के किस प्रकार के गरीब का हित करता है? क्योंकि गरीब भी दो प्रकार के हैं, एक एपीएल हैं और एक बीपीएल हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो एपीएल है वो बहुत बड़े आदमी हों, लेकिन किसी चीज़ का मापदंड उसकी बुनियादी आवश्यकता से है कि क्या वो जीवित रहने के लिए उसे न्यूनतम सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं। विकास तो व्यक्ति खुद करता है, कोई किसी का डेवलपमेंट नहीं कर सकता, लेकिन प्रश्न ये है कि उसके पास अगर अपनी न्यूनतम ज़रूरत को पूरा करने के लिए सुविधाएं ना हों और वो जीवित नहीं रहेगा तो विकास कैसे करेगा। इसीलिए एपीएल में वह हैं जिन्हें रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध है। बहुत सारे लोगों को उपलब्ध है, अपने आप को गरीब होने का दावा करते हैं। अब वह आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्वयं बढ़ें, इनकी मदद सरकार नहीं करेगी। ये समाज के मध्यम वर्गीयों के अंतर्गत भी रख दिए जाते हैं। लेकिन बीपीएल ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये गरीबी की रेखा के नीचे हैं, इन्हें रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध नहीं है। ये अति संवेदनशील वर्ग हैं, ये भूख से मर जाते हैं, ये ठंडी में कपड़े नहीं पाते उससे मर जाते हैं, इनके पास एक छत नहीं है, ये सड़कों पे निवास करते हैं, बाहर छत के बिना मर जाते हैं, इनके बच्चे ट्रकों के नीचे कुचल कर मर जाते हैं। तो सामाजिक न्याय का उद्देश्य यही है कि एक व्यक्ति जो कि गरीब है, अशिक्षित है, भूखा है, पीड़ित है, उत्पीड़ित है, दबा कुचला है, शोषित है, गंदी बस्तियों में रह रहा है, गंदे जल पी रहा है, समाज के उत्पीड़न का शिकार है, अनावश्यक रूप से जेलों में बंद है, मानव होकर भी अमानवीय जीवन जी रहा है, ऐसे व्यक्तियों को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए ताकि वह अपने अस्तित्व को बनाए रखे और आगे अपने विकास में वह स्वयं की भागीदारी कर सके। और इसी के लिए वो चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। आज भी भारत जैसे देश में इनकी संख्या कहने के लिए तो 27-28% है, लेकिन 1/3 है जहां लोगों को उपलब्ध नहीं है। इसीलिए सोशल जस्टिस को रखा गया कि जो आज आईएएस और पीसीएस बनते हैं उनका उद्देश्य ही होता है कि लोकतंत्र को परिपक्व करना, लोकतंत्र को मजबूत करना। लेकिन लोकतंत्र कब मजबूत होगा? क्योंकि हर चीज़ के 3 पहलू होते हैं। जो लोकतंत्र की प्रकृति है वो 3 है। एक राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र तो वे सभी देश हैं जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया है, अपने यहाँ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार स्थापित कर लिए हैं। यानी राजनीतिक लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जिसमें नागरिकों को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता हो, शिक्षा पाने का अधिकार हो, वो सब राजनीतिक लोकतंत्र प्राप्त कर लिए। 15 अगस्त सन 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो हमने भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्राप्त कर लिया। आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने इसे प्राप्त नहीं किया, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र।
क्योंकि सामाजिक लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिसमें समाज जाति, धर्म, भाषा पर आधारित ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जाति विहीन हो जाए, धर्म विहीन हो जाए, रहे, लेकिन इसके आधार पर भेदभाव ना हो। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता जैसी समस्याएं ना हो, ताकि समाज में सभी को आज़ादी महसूस हो। समाज में जो दबे कुचले, दीनहीन, उत्पीड़ित, शोषित हैं, उनका शोषण ना हो। आज भी देखा जाता है कि तमाम दलित यानी उत्पीड़न के शिकार हो जाते हैं। तो वहाँ पर माना जाता है कि सच्चे अर्थ में समाज में अभी भी लोकतंत्र नहीं आया। आज भी लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, ऐसी चर्चा होती है, लेकिन आज भी महिलाएं वो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकी हैं। आए दिन आप देखते हैं रेप, दहेज, तमाम प्रकार के उत्पीड़न उनके साथ देखने को मिलता है। तो जब तक हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं करेंगे, जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं आएगा, तब तक समाज मजबूत नहीं होगा, और जब तक समाज मजबूत नहीं होगा तब तक राज्य मजबूत नहीं होगा, और जब तक राज्य मजबूत नहीं होगा तब तक राजनीति मजबूत नहीं होगी। यही कारण है कि आज राजनीति में जाति, धर्म, भाषा का बोलबाला है। जाति ने राजनीति को, राजनीति ने जाति को प्रभावित किया है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र का आधार जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा तब तक वह लोकतंत्र ढह जाएगा। यही कारण है कि उन्होंने संविधान में गांव को इकाई ना बनाकर व्यक्ति की गरिमा को संविधान की इकाई बनाया। उन्होंने कहा कि गांव सांप्रदायिकता और संलग्नता के कुंड हैं, गांव में ही सारी समस्याएं हैं। इसलिए जब तक व्यक्ति की गरिमा बहाल नहीं होगी, हर व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलेगा, हर व्यक्ति स्वाभिमान के साथ जी नहीं सकेगा, तब तक सच्चे अर्थ में भारत में लोकतंत्र नहीं आ सकता। तो हम सामाजिक लोकतंत्र को भी मजबूत करने के लिए सोशल जस्टिस को लाए हैं। आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र का आशय है कि आर्थिक विषमता कम से कम हो, सभी को रोटी, कपड़ा, मकान उपलब्ध हो, और समाज में किसी व्यक्ति का आर्थिक शोषण ना हो, सबकी न्यूनतम जरूरत पूरा हो। तो जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, ये लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। यही भारतीय लोकतंत्र के समक्ष समस्याएं भी हैं, चुनौतियां भी हैं। इन्हीं सारी समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए यूपीएससी और उसी के तर्ज पे राज्य स्तरीय आयोगों ने अपने पाठ्यक्रम में बदलाव किया है, ताकि समय और परिस्थितियों के साथ इनको लाया जा सके। इसीलिए गवर्नेंस आया, सोशल जस्टिस आया, कि जो वर्तमान में विद्यमान, अब निश्चित रूप से आज आप देखते हैं कि गोपनीयता, भ्रष्टाचार, अनउत्तरदायित्व की भावना न केवल सरकारों में बल्कि अधिकारियों में भी दिखाई पड़ती है। इसीलिए माना गया कि जब तक शासन और प्रशासन में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तब तक सच्चे अर्थ में समाज के वंचित और शोषित वर्गों का कल्याण नहीं किया जा सकता। तमाम प्रकार की सरकारें किसके लिए बनती हैं? शासन प्रशासन की भर्तियां, प्रशासन की भर्तियां किसके लिए होती हैं? क्या डीएम टाटा बिरला की सुरक्षा करेगा? क्या डीएम जो है मुकेश अंबानी का कल्याण करने जाएगा? नहीं, उसे राम भरोसे का कल्याण करना है, उसे समाज के दबे कुचले लोगों को देना है। तो ऐसा तभी होगा जब करप्शन खत्म होगा,
इसलिए कैसे ट्रांसपेरेंसी आए, कैसे रिस्पांसिबिलिटी आए, कैसे अकाउंटेबिलिटी आए, इसी को स्थापित करने के लिए गवर्नेंस आया। गरीबों का कल्याण कैसे किया जाए, इसको स्थापित करने के लिए ये आया। इसके अतिरिक्त मैंने कहा था कि एक पोर्शन IR भी है। यह स्वाभाविक है कि जब आप एग्जामिनेशन देते हैं तो प्रायः करंट से रिलेटेड सवाल आते हैं, कोई ट्रेडिशनल सवाल IR में नहीं आता। इसीलिए तमाम लोग सिलेबस उठाते हैं और 10-5 दिन में वही करंट रिलेटेड चीज़ बता करके IR को समाप्त कर देते हैं। बच्चे के दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो आधा अधूरा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो करंट आता है उसका भी एक बेस होता है। जैसा कि मैंने कहा कि साइंस ना होती तो टेक्नोलॉजी कहाँ से आती। इसीलिए मान लीजिए अब आप लिख रहे हैं कि गुट निरपेक्षता की वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, आप अपने विचार दीजिए। अब सही है कि इसमें करंट रिलेटेड चीज़ लिखना है, लेकिन इस सच्चाई को भी आप इनकार नहीं कर सकते कि गुट निरपेक्षता की नीति हमने क्यों बनाया। क्योंकि शीत युद्ध का दौर था, लेकिन अब शीत युद्ध का ज्ञान हमें नहीं है। गुट निरपेक्षता को हमने क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि हमें साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद तो समाप्त हो गया था, लेकिन आज भी किसी नव साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद को समाप्त करना था। लेकिन आज भी आप देखते हैं कि आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों पर अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रासंगिकता का मतलब कि जिन मूल उद्देश्यों के कारण बना, क्या वह मूल उद्देश्य हमें मिल पाए। जैसे हम एक सवाल रखें, इसीलिए मेरा मानना है कि IR पढ़ने के लिए भी ट्रेडिशनल चीज़ों का ज्ञान आवश्यक होता है। जैसे अगर ये नाम बना, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन बना, तो इसका जो बेस था वो 5D का था। अब 5D का मतलब है कि पहले नंबर पर इसका उद्देश्य था डेवलपमेंट, और स्वाभाविक है कि विकासशील देशों का संगठन था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अफ्रीका और एशिया तथा लैटिन अमेरिका के उन देशों का संगठन था जो लंबे समय तक गुलाम थे और जिनकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति छिन्न भिन्न हो गई थी, और जो नए सिरे से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे और समाज में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज स्वतंत्र पहचान बन पाई। अगर उसको हमने प्राप्त कर लिया है तो प्रासंगिकता नहीं है। D फॉर डेवलपमेंट यानी विकास। दूसरी चीज यानी D फॉर डिसआर्मामेंट, जिसका अर्थ है निशस्त्रीकरण। आज आप देखिए एक शस्त्रीकरण बढ़ता जा रहा है, मानव जात पर संकट पैदा हो गया है। पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध मुहाने पर आकर खड़ा है। कोरोना मानव का प्राण ले रहा है और तीसरे विश्व युद्ध की शंखनाद गूंज रही है। आज देखिए न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर भी शीत युद्ध का बोलबाला है। चाहे भारत चीन के बीच देखिए, चाहे भारत पाकिस्तान के बीच देखिए, चाहे भारत नेपाल के बीच देखिए, चाहे अमेरिका ईरान के बीच देखिए, चाहे अमेरिका चीन के बीच देखिए, चाहे इजराइल फिलिस्तीन के बीच देखिए। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, तो क्या हम प्राप्त कर पाए। तीसरी चीज D फॉर डिटेंस। डिटेंस का मतलब होता है तनाव शिथिल।
यानी जो शीत युद्ध के दौरान तनाव बना हुआ था पूरी दुनिया में, उस तनाव को कम करना। तो क्या तनाव को हम कम कर पाए? चौथी चीज है डी फॉर डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन का मतलब है उपनिवेशीकरण। अभी आज भी मैंने कहा कि नव साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद हम पर भारी है। आज भी आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का कहर है। आज भी उदारीकरण और WTO की आड़ में हमारे ऊपर विदेशी उत्पादों को थोपा जा रहा है। आज भी हम तमाम नियम कानून से बंधकर अपनी स्वतंत्रता को खोते जा रहे हैं। और पांचवी चीज है डी फॉर डेमोक्रेटाइजेशन। और डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब है कि लोकतंत्रीकरण, यानी प्रक्रिया लोकतंत्रीकरण से चले। क्योंकि जब हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन को बनाया था तो हमने कहा था कि ऐसे लोग इसके सदस्य होंगे जो किसी महाशक्ति के साथ कोई संबंध ना रखते हों, उसके किसी सैनिक गठबंधन में शामिल ना हुए हों, अपने यहाँ सैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त ना दिए हों, जो स्वतंत्र विदेश नीतियों का अभिलाषी हो, वही इसमें शामिल होगा। तो सवाल ये है कि इसकी प्रासंगिकता है कि नहीं है, इसको भी जानने के लिए ट्रेडिशनल चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब आपने कह दिया कि नव साम्राज्यवाद नव उपनिवेशवाद को समाप्त करना है, लेकिन साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का ज्ञान नहीं है आपको, तो आप कैसे लिखेंगे? इसीलिए IR के जो करंट रिलेट, तमाम लोग तो इसलिए भी IR से भागते, अरे सर ये तो करंट है, परीक्षा के दौरान पढ़ लेंगे। लेकिन नहीं, इसके लिए भी आपको ज़रूरत है कि IR क्या होता है, IP से क्या रिलेशन है इसका, IR IP में क्या अंतर होता है, तृतीय विश्व क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनकी समस्याएं क्या हैं, ये किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, ये इन पर अमेरिका जैसी शक्तियों का प्रभुत्व कैसे स्थापित है, केंद्र परिधि मॉडल क्या होता है, नव साम्राज्यवाद नव उपनिवेशवाद क्या है, शीत युद्ध क्या है, निशस्त्रीकरण शस्त्र नियंत्रण क्या होता है। इन चीज़ों को जाने बिना आप क्षेत्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विदेश नीतियों का अध्ययन भी प्रासंगिक रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि विदेश नीति के मूल तत्व से आप परिचित नहीं हैं, राष्ट्रीय हित को आप नहीं जानते हैं, तो विदेश नीतियों का सटीक वर्णन नहीं कर पाएंगे। इसलिए IR को पढ़ने के लिए इन चीज़ों का भी ज्ञान आवश्यक है। तो इस प्रकार हमने GS सेकंड पेपर के बारे में कुछ आपको जानकारी दिया। हम जल्दी ही लाइव क्लास की घोषणा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।